का जो थाना प्रभारी है वो लगातार शराब बेचवाता है, उत्तर प्रदेश से मंगवाता है और बेचवाता है। लोगों को कहता है कि आप इसको करो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पकड़े जाओगे, जिला की जवाबदेही हम लेते हैं। यानी कि ऊपर से सह मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रचार तो वो करता है कि एसपी का संरक्षण उसको हो, लेकिन वो नाम का इस्तेमाल करता है। तो क्या थानेदार को नहीं पता है, वहाँ के अफसरों को नहीं पता है? क्योंकि उनको कमाई का यह मुख्य धंधा है। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत, और हमारे बगल में हैं, साथ में हैं प्रोफेसर रामजतन सिन्हा सर, जो पूर्व मंत्री रहे हैं। अभी शराबबंदी को लेकर मैं कुछ सवाल करूंगा जो बिहार सरकार में चल रहे हैं। कई सवाल बिहार सरकार के ऊपर और नीतीश कुमार के ऊपर भी। सर, जिस प्रकार से शराबबंदी को लेकर जो बिहार में एक हाय तौबा मचा हुआ है, विपक्ष भी सरकार के ऊपर कई बातें कर रही है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इसको लेकर क्या किया जाए कि कुछ प्रावधान निकले? शराबबंदी बिहार में लागू किए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि यह पूरी तरह नहीं तो 80-90% असफल रहा है। जिस तरह शराब के अवैध खेप लगातार विभिन्न जिलों में पकड़े जा रहे हैं, और लाखों में नहीं करोड़ों में, और बड़े पैमाने पर अवैध और जहरीली शराब से जिस तरह से मौतें हो रही हैं, वह इस अभियान के सफलता की ओर इंगित करता है। यदि सरकार सचमुच इसके प्रति गंभीर है, ऐसे रोकना चाहती है, तो ये केवल शपथ से नहीं होगा। शपथ से और जागृति से होता तो अब तक कब का ये बंद हो गया रहता। इस कानून को सख्ती से लाना पड़ेगा, और सख्ती पीने वाले पर नहीं, पिलाने वालों पर करना होगा। केवल सरकार जो एसपी हैं उन पर सख्ती कर दे और एसपी थाना प्रभारी पर सख्ती बरते तो शराब पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसको समझाने के लिए हम आपको कहना चाहेंगे कि जब बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के ज़माने में जो इंडस्ट्री लगे, वो करीब करीब धीरे धीरे सारे के सारे फेल हो गए। बाद में 2 इंडस्ट्री बिहार में ग्रो किया। एक तो आप देखेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और दूसरा जो प्राइवेट नर्सिंग होम का। उसके बाद अवैध बालू के खनन का और अवैध शराब का। आज के तिथि में अवैध शराब का जो व्यापार है, पैरेलल इकोनॉमी है, फलता फूलता बहुत तेजी से वो ग्रो कर रहा है। कोई ऐसा बेरोजगारी के ज़माने में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां के 6-7 आधा दर्जन से लेकर के 1 दर्जन तक लड़के इस धंधे में संलिप्त नहीं हैं। और पहले जब शराबबंदी नहीं थी तो इसमें लोगों के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई। पीने की वालों की संख्या धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है और पूरी आबादी को अपने चपेट में ले रही है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। शराबबंदी के रिजॉल्व को, अभियान को कोई भी आदमी गलत नहीं कह सकता है, लेकिन जिस तरह से लूंज पूंज ढंग से ये लागू किया जा रहा है, 4 गो एसपी को आप सस्पेंड कर दीजिए, शराबबंदी हो जाएगा। एक जिले में 3 थानेदार को आप सस्पेंड कर दीजिए, बंद हो जाएगा। अब दरोगा कहता है कि हम क्या करेंगे, हमको एसपी को पैसा देना पड़ता है। एसपी कहता है कि हम क्या करेंगे, हमको 30 लाख रुपया महीना सरकार को देना पड़ता है। और भले ही सरकार को नहीं दे रहा हो, भले ही थाना प्रभारी नहीं दे रहा हो। हम एक उदाहरण बताएंगे। करपी थाना में, करपी थाने का जो थाना प्रभारी है वो लगातार शराब बेचवाता है, उत्तर प्रदेश से मंगवाता है और बेचवाता है। लोगों को कहता है कि आप इसको करो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पकड़े जाओगे, जिला की जवाबदेही हम लेते हैं। यानी कि ऊपर से सह मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रचार तो वो करता है, प्रचारित करता है। कोई जरूरी नहीं कि एसपी का संरक्षण उसको हो, लेकिन वो नाम का इस्तेमाल करता है। तो ऐसे बिहार में 1-2 नहीं, अनेकों थाने हैं, अधिकांश ऐसे थाने हैं। अब जैसे देखिए, किंजर का एक थाना है, थाने के बगल में मुसहरी है। मुसहरी का सहारा लेकर के लोग शराब बेचते हैं। करपी थाना के बगल में एक खजूरी गांव है, वहाँ मुसहरी है।
मुसहरी का सहारा लेकर के अवैध शराब की बिक्री होती है। तो 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, आधा किलोमीटर की दूरी पर करपी थाने से। तो क्या थानेदार को नहीं पता है, वहाँ के अफसरों को नहीं पता है? क्योंकि उनको कमाई का यह मुख्य धंधा है। तो करपी को एक सैंपल केस हम बता रहे हैं, अरवल जिले में है। तो ऐसे अधिकांश जगहों में है, और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। हरियाणा से बना हुआ शराब आ रहा है, हैदराबाद से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है। तो जब तक सख्ती, जो लॉ एंड ऑर्डर के जो कस्टडियन हैं उन पर सख्ती नहीं की जाएगी, तब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। इसमें जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अपना फिर से कह सकते हैं कि इस पर 5 साल बाद कह सकते हैं कि पूरी ज़्यादा सक्रिय दिखे, ये 15 और 16 नवंबर को। 5 साल पहले भी वो थे, 10 साल पहले भी वो थे, और उनके ज़माने में कोई ऐसा महीना नहीं है जहां 38 में से 15-20 जिलों में हर महीने करोड़ों का शराब का रिकवरी और नहीं पकड़ा जा रहा हो। और वो पकड़ा नहीं जा रहा है। वो जो शराब माफिया है, वो एसपी को क्रेडिट देने के लिए एक आध खेप पकड़ा देता है जानबूझ करके, कि आप पकड़ लीजिए, आपको जस मिल जाएगा। और फिर एसपी साहब भी उसको सपोर्ट करते हैं, फिर बेचवाता है। ये बहुत बड़ा खेल है। इसमें जब तक सरकार सख्ती नहीं बरतेगी तब तक कुछ नहीं होगा। इसमें नीतीश कुमार की नीयत को कैसे देखा जाए? क्या नीतीश कुमार सचमुच शराबबंदी चाहते हैं या फिर दिखावे के लिए एक चेहरा? चाहते होंगे, कोई भी सरकार का जो मुखिया है वो चाहते होंगे, इरादा उनका सही हो सकता है, लेकिन जो कार्य पद्धति है उसको बदलना होगा। मायावती तो सिपाही की तरह सुबह शाम एसपी को 10 गो 15 गो 20 गो को सस्पेंड करती थी। इन्होंने आने के बाद कितना एसपी को सस्पेंड किया है? शराब पकड़ा रहा है और एसपी को सस्पेंड नहीं होता है, दरोगा सस्पेंड नहीं होता है, डीएसपी सस्पेंड नहीं होता है। 200-300 दरोगा को डिसमिस कर दे, एकदम बंद हो जाएगा। जिस प्रकार से विपक्ष कहती है कि सत्ता पक्ष के लोग ही शराबबंदी में, जैसे विधायक, मंत्री, नेता, ये सब शामिल होते हैं, इसको किस? सत्ता पक्ष अब विपक्ष का सवाल नहीं है। इसमें हमने कहा कि इसमें प्रशासन की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए। प्रशासन को इस अथी से, जो विशेष सर्किल है, उसके जाल को काटना होगा। एक बात जो आ रही किसान बिल का, किसान बिल जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कहा कि अभी हम समझाने में नाकाम रहे, तो अभी इसे हम वापस लेंगे इस सदन में, तो इसको किस हिसाब से देखते हैं किसान बिल? वापस लिया, अच्छा काम किया, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इसको समय पर करते तो 700 किसानों को प्राण नहीं गंवाना पड़ता। 1 साल तक देश के प्रधानमंत्री मौन धारण किए रहे, सारे किसान जाड़ा गर्मी बरसात में वहाँ बैठे रहे। तो इतना इंसेंसिटिव कोई देश का प्रधानमंत्री हो, यह बात सोचा नहीं जा सकता है। और ये तो बात आपको देखना होगा कि जब आज के तिथि में जो स्थिति है कि मोबाइल बनाने वाला कंपनी मोबाइल का दाम स्वयं तय करता है, कपड़ा बनाने वाला उद्योगपति कपड़े का भाव स्वयं निर्धारित करता है, लेकिन जो किसान है वो अपने उपज का दाम स्वयं नहीं नियंत्रित कर सकता है, उसका निर्धारण सरकार करेगी। तो सरकार करेगी तो किसान और सरकार के बीच में कोई तो ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो प्राइस का निर्धारण करे। यही तो किसान अब मांग कर रहे हैं एमएसपी के लिए, कि आप कोई कमेटी बनाइए जिसमें किसान भी रहे, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष रहे, और उसका दाम तय हो। तो अभी तो जो स्थिति है कि किसान को अपने उपज का कोई लाभ मिल नहीं पा रहा है। जब तक एमएसपी नहीं लागू होगा तो ये बिल वापस करना अधूरा रहेगा। तो अभी भी ये इस ढंग से प्रजातंत्र में अड़ियल रुख से तो चलता नहीं है। अभी बिहार में रोजगार के लिए बहुत ही हाय तौबा मचा हुआ है, तो रोजगार के लिए क्या कुछ ऐसा हो कि बिहार में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले? रोजगार तो मिल ही रहा है बिहार में। आप समझिए कि कोई भी सरकार आकर के हर गांव में 10 आदमी को नौकरी नहीं दे सकती। ये शराबबंदी किए इसी तरह से यदि हल्के ढंग से शराबबंदी रहेगी तो हर गांव में 10 लड़के एम्प्लॉयड हैं, महीना में 10,000 20,000 कमा रहे हैं। यही बिहार में एम्प्लॉयमेंट है। ये तो कानून का उल्लंघन हो करके हुआ। और जो स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है,
तो जो IAS BA पास हैं, अनपढ़ हैं, वो इंजीनियर डॉक्टर का कोचिंग कर रहे हैं। यही है बिहार में नौकरी। इन्होंने तो कहा था कि हमारे आने के 5 साल के बाद, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद किसी को काम के लिए बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल में सारी चीज़ें सामने आई कि बिहार के बाहर जिस तरह से लोग बम्बे में, सूरत में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, हैदराबाद में जा रहे हैं और कितनी बुरी स्थिति वो झेल रहे हैं, जिल्लत झेल रहे हैं, तो यह इसका क्या मतलब है? बिहार में मजदूर मिल नहीं रहा है, बिहार में खेती प्रभावित हो रहा है। जब आप सबको आप फ्री अनाज देंगे, सबको फ्री कपड़ा देंगे, फ्री आपको स्कॉलरशिप देंगे, दीजिए, जरूर दीजिए, लेकिन आपको उसको कृषि से जोड़िए। आप किसान को, जो लोअर मिडिल किसान है, उसको दीजिए, और वो यदि देगा मजदूर को तो उससे कृषि का उपज भी बढ़ेगा, मजदूर को भी फायदा होगा, किसान को भी फायदा होगा। आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बड़े बड़े उसको तोड़ करके करना चाहिए, लेकिन ये कई वर्ष को एक साथ मर्ज कर देते हैं ताकि बिहार के लोग उसमें क्वालिफाई नहीं करें। हैदराबाद के और दूसरे प्रदेशों से आकर के यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम लोग कर रहे हैं, यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, तो शराब ही न बेचेंगे। अभी जिस प्रकार से नीतीश कुमार 2020 में मुख्यमंत्री बने, इस बार कम सीटें होने के बावजूद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, और फिर कह सकते हैं कि एक कमजोर मुख्यमंत्री इस बार बने, या फिर इनकी ताकत थी कि इस बार फिर से चौथी साल में जो उन्होंने कमाया वो पिछले 10 साल में उसको गंवा दिया, इतना ही हम कहेंगे आपको। और जब वो हटेंगे मुख्यमंत्री कुर्सी पर से तो उनका हाथ खाली रहेगा। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। इतना वक्त निकाले प्रोफेसर रामजतन सिन्हा जी को धन्यवाद कहेंगे, और बने रहिएगा बिहार के तमाम पॉलिटिकल अपडेट के साथ। झकास भारत पर हम तमाम खबरें सुनाने का प्रयास करेंगे, और अभी के लिए इतना ही कहेंगे। कैमरे के पीछे तनवीर जी हैं, उनको धन्यवाद कहूँगा, और धन्यवाद।